मैं लखनऊ के अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज के मानव शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं यहाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ इग्नू मान यानी कि मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी के ब्लॉक 3 एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज या मानव शास्त्रीय सिद्धांत के यूनिट 1 यानी कि क्लासिकल थ्योरीज शास्त्रीय सिद्धांत पे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लासिकल सिद्धांत यानी शास्त्रीय सिद्धांत। इन पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि थ्योरी होती क्या है, एक सिद्धांत होता क्या है। सिद्धांत एक विचार प्रणाली है, इट्स अ सिस्टम ऑफ आइडियाज और जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है और किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर वो बेस्ड होता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो मानव शास्त्र है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें फील्ड वर्क करना अनिवार्य है। और जब मानव शास्त्री फील्ड वर्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। अब ये डेटा कलेक्शन एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे हम खुद फील्ड के ऊपर जा कर के सीधा संपर्क साध के लोगों से बातचीत करके उनका किसी एक विषय के ऊपर उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें ये समझ आए कि समाज और संस्कृति इस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जब हम ये डेटा गैदर कर लेते हैं तो इसके साथ ही साथ हम कुछ आइडियाज डेवलप करते हैं। हम आइडियाज जब डेवलप करते हैं तो हम उन्हें टेस्ट करते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं, कुछ लोग उसे क्रिटिक करते हैं और इस वजह से उनका एक फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें क्या देता है, एक थ्योरी देता है, ये एक सिद्धांत का जन्म करता है। तो एक सिद्धांत एक विचार प्रणाली होती है जिसका उद्देश्य होता है व्याख्या करना और परखना, आलोचना करना और आगे विकसित होना। अब सोशल साइंसेस हैं जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, इसमें ज़्यादातर जो थ्योरीज हैं वो क्या करती है, सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं, मतलब कि सामाजिक व्यवहार को एक्सप्लेन करती हैं, वो कल्चर पैटर्न्स को एक्सप्लेन करती हैं और ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस्ड होती है। अब बात करें स्पेसिफिकली थ्योरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की या मानव शास्त्र के सिद्धांतों और विचारों की, तो ये वो विभिन्न तरीके हैं। अगर हम इन शॉर्ट कहना चाहें तो द थ्योरी इन एंथ्रोपोलॉजी आर द डाइवर्स वेज which anthropologists have utilized to interpret, analyze and make sense of human society, culture and behavior। तो मानव शास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो मानव शास्त्रियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों का एक संग्रह है, जिसके माध्यम से मानव विज्ञानी मानव समाज, उनकी संस्कृति और व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, उनका व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम इसको स्कूल्स में देखने की कोशिश करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6 थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी। उसके अंदर वेरियस स्कूल्स हैं। सबसे पहले तो क्लासिकल थ्योरीज जो कि आज हम चर्चा करेंगे, फिर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ऑफ थॉट है या थ्योरी है एंथ्रोपोलॉजी में, फिर सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरी, मार्क्सिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेस, पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज या जो हमने आज शुरू करना है, शास्त्रीय सिद्धांत की बात करते हैं और आज हमारा जो डिस्कशन है वो यहीं पे सीमित रहेगा। और सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट इज थ्योरीज, कि सच में समझ में आए आपको कि थ्योरी होती क्या है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले एवोल्यूशनरी थ्योरीज, मानव विज्ञान का उद्विकासी सिद्धांत। तो जो मानव शास्त्र के प्रारंभिक दिन थे या प्रारंभिक वर्ष थे, उसमें जो मानव शास्त्र का ध्यान था, जो फोकस था, वो कहाँ पे केंद्रित था, एवोल्यूशन सेंट्रिक ओरिजिन यानी कि विकास पर केंद्रित मानव संस्कृति और मानव समाज पर उसका जो ध्यान था वो केंद्रित था।
उसने मानव शास्त्रियों का ये मानना था कि जो समाज है और जो संस्कृति है उसका उद्विकास हुआ है, और उसका उद्विकास हुआ है और उसका विविधीकरण हुआ है विद टाइम। तो ये जो थ्योरीज थी वो एवोल्यूशन ऑफ फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे परिवार, विवाह, रिश्तेदारी या धर्म, ये किसी भी समाज की बुनियादी संस्थाएं हैं। मतलब कि दे आर द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनी सोसाइटी। और इस वजह से इनमें हो रहा उद्विकास या इनमें आ रहा परिवर्तन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसी से समझा जा सकता है कि कैसे एक समाज का उद्विकास होता है। उद्विकास के ऊपर आगे चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि सबसे पहले कुछ eminent people around the world, some lawyers, some sociologists, some comparative travelers and everyone जो थे वो इंटरेस्टेड थे डेटा कलेक्शन में। और ये क्या करते थे, ये बेसिकली यूरोप में सिचुएटेड थे और ट्रेड और कॉलोनाइजेशन की वजह से ये बाहर जाया करते थे। और जब ये बाहर जाया करते थे तो कुछ अपना ट्रैवलॉग लिखते थे या कुछ अपना डेटा बनाते थे कि उन्होंने किन किन तरह के संस्कृतियों को देखा, किन समाज में गए और वहाँ पे कैसा सामाजिक व्यवहार उन्होंने पाया, या कैसे जो बुनियादी संस्थाएं थी जैसे परिवार और नातेदारी, वो कैसे उनके समाज से भिन्न थी। तो इस बात को वो नोट किया करते थे। अब इन सभी लोगों में आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही एम्ड फील्ड वर्क नहीं था। अभी तक के जो मानव शास्त्र था, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, उसने पूर्ण रूप नहीं लिया था। और इसी वजह से जो मानव शास्त्रीय तरीका है, मतलब जो मानव शास्त्रीय ढंग है अध्ययन करने का, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। तो जब बात करते हैं अर्ली एवोल्यूशनिस्ट की, यानी कि जो प्रारंभिक उद्विकास में रुचि रखने वाले मानव शास्त्रीय थे, तो उनकी जब बात करें तो सबसे पहले हम 1700 की ईस्वी में चले जाते हैं और देखते हैं कि एडम फ्रिक्सन, जॉन मिलर और एडम स्मिथ कहते हैं कि हर एक समाज 4 मुख्य स्टेजेस को पार करता है। और वो 4 मुख्य चरण क्या हैं? हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब शिकार और संग्रहण; पास्टोरलिज्म एंड नोमैडिज्म, मतलब पशुपालन और घूमंत जीवन, खानाबदोश जीवन; एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, यानी कृषि; और अंत में वाणिज्य। तो ये 4 मुख्य स्टेजेस जो ये स्कॉटिश थिंकर्स थे, वेदर इट इज जॉन मिलर, एडम स्मिथ और एडम फ्रिक्सन, उनका ये कहना था कि हर समाज इन 4 स्टेजेस से होके गुजरता है और इन 4 स्टेजेस के थ्रू उसका क्या होता है? उद्विकास होता है। बाद में 1748 में बैरन डी मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब पब्लिश करी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, अ कंपैरेटिव क्रॉस कल्चरल स्टडी ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम। उन्होंने इस किताब को लेजिस्लेटिव सिस्टम्स को पढ़ने के लिए पब्लिश किया, पर इसमें जो उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जो कि डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ रहा था। मतलब उन्होंने कहा कि जो लीगल सिस्टम है वो एक तरह से किसी भी समाज का जो है एक अंग है, तो ये व्यापक सामाजिक प्रणाली का एक पहलू है। इसलिए समाज के अन्य पक्षों जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, रिश्तेदारी, परिवार, धर्म आदि सब इससे गहराई से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन्होंने समाज को एक वाइडर प्लेन पे पढ़ने की कोशिश करी, भले ही वो लीगल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। और उन्होंने कहा क्योंकि लीगल सिस्टम उसका एक अंग है, इसलिए हमें समाज को वाइडर प्लेन पे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कुछ हद तक के फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया था। अब फर्स्ट हैंड डेटा क्या होता है? हम हमेशा बात करते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा की। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो आपने खुद जाकर के फील्ड के ऊपर कलेक्ट किया है, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो आपने किसी
और का डेटा रेफर किया है, यानी कि किसी आर्काइव से आपने वो डेटा लिया है या किसी जर्नल से आपने वो डेटा लिया है या किसी न्यूज़पेपर से आपने वो डेटा लिया है, उसको हम सेकेंडरी डेटा मानते हैं। मतलब आप खुद नहीं गए, खुद अध्ययन नहीं किया, खुद उस जो प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन है उसको एक्सपीरियंस आपने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर थे जिन्होंने खुद डेटा कलेक्ट किया था और फिर उस डेटा को उन्होंने सप्लीमेंट किया था उनकी सेकेंड हैंड नॉलेज से। ठीक है, अब इसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो समाज है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। अब ये जो डिवीजन उन्होंने किया था ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसको फॉलो किया था उनके बाद। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज को 3 मुख्य चरणों में वर्गीकृत किया, और ये जो चरण थे वो क्या था, सेवेजरी मतलब वन्य व्यवस्था, बार्बरिज्म मतलब बर्बरता, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। आगे के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे मॉर्गन और टाइलर, इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है इसको अपनाया था और इसको स्वीकारा था, और इनका ये मानना था कि सामाजिक उद्विकास यानी कि समाज का एवोल्यूशन इसी तरह से इसी डायरेक्शन में हुआ है, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। अब कुछ अर्ली वर्क्स के बारे में भी बात कर ले हैं। जो प्रारंभिक कार्य इस दिशा में किए गए थे वो किए गए थे जे बैचोफिन, सर हेनरी मेन और मैक्लेनन के द्वारा। जे बैचोफिन का मानना था कि जो मात्र सत्तात्मक जो अधिकार है या मात्र सत्तात्मक जो अथॉरिटी है वो समाज में पहले आई थी। उनका ये मानना था कि जो मदर राइट है, उनकी एक बहुत मशहूर किताब थी द मदर राइट 1861, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ वुमन ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी गेव अवे द राइट फॉर फादर रूल्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले समाज में मात्र सत्तात्मक सत्ता आई थी और उसके बाद पितृसत्तात्मक सत्ता आई थी, और इस तरह से उन्होंने समाज के उद्विकास को देखा था। आगे बढ़ते, सर हेनरी मेन ने एक बुक लिखी थी एंशिएंट लॉ 1861 में जो पब्लिश हुई थी, और उनका ये मानना था, उन्होंने जो बैचोफिन की बात को निगेट किया था और उन्होंने कहा था कि जो एक सोसाइटी है उसमें पितृसत्तात्मकता पहले आती है और मात्र सत्तात्मकता बाद में आती है। उन्होंने कई सारे रोमन, इस्लामिक एंड ब्राह्मणिकल लॉज को पढ़ा था और उन्होंने कहा था पैट्रियार्की इज द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। जो पितृसत्तात्मकता ही है वही समाज का मूल नियम है। आगे बढ़ते हैं, मैक्लेनन के काम में उन्होंने मैरिज के ऊपर काम किया था और उनकी बुक थी प्रिमिटिव मैरिज 1865 में जो प्रकाशित हुई थी, और उन्होंने बैचोफिन के ही जो दृष्टिकोण था उसको ही अपनाया था और उन्होंने कहा था कि मात्र सत्तात्मकता समाज में पहले आई थी। तो ये 3 जो विचारक थे, सर हेनरी मेन और बैचोफिन और मैक्लेनन, इनके तीनों के कामों को हम देखते हैं आगे के जो विचारक हैं उनके कामों को और समझने के लिए। और ये तीनों का यही मानना है, तीनों के जो व्यूज हैं उनमें भेद है, और एक तरह से देखा जाए तो दो जो मुख्य जो धाराएं निकल के आ रही हैं वो कहती हैं, जो उनका मानना था कि जो उद्विकास है उसमें क्या होती है, एक समाज जो है समय के साथ साथ प्रगति करता है, और वो प्रगति जो होती है वो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से संभव होती है। मतलब कि जो ये सामाजिक प्रगति है उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत अनिवार्य होती है और इसी के माध्यम से हमारी जो सामाजिक प्रगति है वो संभव होती है। उन्होंने एक फेमस कॉन्सेप्ट दिया था और एक फेमस फ्रेज दिया था जिसका जो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको ये जो है वो डार्विन के संदर्भ में याद आता होगा, बट ही वाज द ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस फ्रेज विच इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये सबसे पहले इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है। और इन्होंने कहा था that there is a constant process of social selection by which only those individuals who have merit come up in the society।
मतलब कि समाज के अंदर एक चयन की प्रक्रिया बहुत जोर से हमेशा निरंतर चलती रहती है, जिसमें केवल वही व्यक्ति उभर कर आ पाते हैं जो सक्षम होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था सोशल एवोल्यूशन का, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, और जिसमें उनका मानना था कि सभी समाज हर समय क्या बदल रहे हैं और उनका एवोल्यूशन हो रहा है, और उनके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग है, जिस वजह से समाज कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। और वो जो कंपटीशन है वो क्या करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को लेकर के आता है, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है उसी का अस्तित्व बचा रहेगा और वही उभर कर ऊपर आएगा। उन्हीं के इस काम को काफ़ी सालों के बाद, मतलब उन्होंने कुछ 1800s में दिया था, और 1856 में बुक आई थी चार्ल्स डार्विन की ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नेम्ड एज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सो उनका ही ये काम आगे चलकर चार्ल्स डार्विन ने और बढ़ाया, और जैसे उन्होंने सामाजिक उद्विकास को देखा वैसे ही डार्विन ने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को देखा, और ये जो काम था ये ज़्यादा प्रचलित हुआ था। और इस काम के पब्लिश होने के बाद लोगों ने फिर हर्बर्ट स्पेंसर के काम को निकाला और समाज के उद्विकास को और सीरियसनेस से देखने लगे, इस थ्योरी को और सीरियसनेस से समझने और देखने की कोशिश करने लगे। 1890 में जेम्स फ्रेजर ने उनकी बुक पब्लिश करी थी गोल्डन बाउ, और ये क्या थी, ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन थी अबाउट मैजिक एंड रिलीजन, और कैसे मैजिक और रिलीजन डिफरेंट कल्चर्स में पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसके ऊपर इसकी चर्चा हुई थी। आगे बात करते हैं लुइस हेनरी मॉर्गन की। लुइस हेनरी मॉर्गन अब जो हैं वो रिगार्ड करे जाते हैं एज फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी, मतलब वो अमेरिका में मानव शास्त्र के पिता माने जाते हैं। 1840 के आसपास लुइस हेनरी मॉर्गन ने कुछ समय के लिए नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब इरोक्वाइस इंडियंस में कुछ निवास किया। इस निवास के दौरान उनका इंटरेस्ट वहाँ के किनशिप टर्म्स के ऊपर खिंचा, और जब उन्होंने देखा कि जो वहाँ का किनशिप टर्म्स है वो बहुत अलग हैं जो उनके समाज के टर्म्स हैं, तो उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी करी, मतलब कि एक ऐसी स्टडी जिसमें उन्होंने वर्गीकृत किया किनशिप टर्म्स को, यानी कि नातेदारी के नातेदारी की जो बोलचाल है उसको उन्होंने वर्गीकृत किया दो तरह से। वो थे क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म्स एंड डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म्स, मतलब कि वर्गीकृत किनशिप टर्म्स और वर्णात्मक रिश्तेदारी। तो ये दो तरह की रिश्तेदारी उन्होंने अपने इस अध्ययन से प्रस्तुत करी। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इस तरह के दो टर्म्स में किनशिप टर्मिनोलॉजी को डिवाइड किया जा सकता है, विच इज क्लासिफिकेटरी मतलब वर्गीकृत एंड डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णात्मक। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी है उसमें वो सोसाइटीज़ हैं जो जिनका उद्विकास इस तरह से हुआ है कि वहाँ पे हर किन का मतलब हर रिश्तेदार का एक डिनोटेड टर्म है जिससे हम उसे एड्रेस करते हैं। मतलब फादर इज फादर, नोबडी एल्स कैन बी रिगार्डेड एज फादर। पिता को सिर्फ पिता ही हम कह सकते हैं, किसी और को हम पिता नहीं कह सकते। माता सिर्फ माता ही हैं। बट जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, इसके अतः एक क्लासेस ऑफ किन यानी कि कुछ वर्ग रिश्तेदारों के क्रिएट किए जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर हम एक टर्म यूज कर रहे हैं तो उस जो वर्ग है उस वर्ग समूह के लिए हम वही टर्म यूज करेंगे। उदाहरण के रूप पे हम कह सकते हैं कि अगर हम पिता और पिता के भाई, चाहे वो बड़े भाई हों या छोटे भाई हों, उनको हम एक क्लास में रख सकते हैं।
और एक टर्म से उनको बुला सकते हैं। वैसे ही माँ, माँ की बहनें, उनको हम एक क्लास में, एक वर्ग में रख सकते हैं और एक ही टर्म से बुला सकते हैं। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में इस तरह का जो बोलचाल है वो काफ़ी आम है। आगे बढ़ते हैं। उनका जो काम था एंशिएंट सोसाइटी, वहाँ के ऊपर उन्होंने मॉन्टेस्क्यू की जो ये स्टेजेस ऑफ सोसाइटी थी उस सिद्धांत को लिया था और उन्होंने भी कहा था कि अगर हम उद्विकास की बात करें और हम सामाजिक उद्विकास की बात करें तो हम समाज को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने बांटा था, विच इज सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, जो कि क्या है, वन्य व्यवस्था, बर्बरता और सभ्यता। अब इन इन जो उनका विचार था वो बहुत हद तक के मॉन्टेस्क्यू के विचार से मिलता था, बट उन्होंने उसमें क्या नया जोड़ा था, उन्होंने इस सेवेजरी और बार्बरिज्म के अंदर 3 सब स्टेजेस को जोड़ा था। उन्होंने कहा था सेवेजरी को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, लोअर सेवेजरी, मिडिल सेवेजरी एंड अपर सेवेजरी, यानी कि निम्न वन्य व्यवस्था, मध्यम वन्य व्यवस्था और उच्च वन्य व्यवस्था। उसी तरह से बर्बरता को यानी बार्बरिज्म को भी हम 3 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, लोअर, निम्न बर्बरता, मध्यम बर्बरता और उच्च बर्बरता। और उसके बाद हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो इन सबका मानना था, जो समाजशास्त्रीय थे, जो उद्विकास की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे थे, चाहे वो मॉर्गन हो या मॉन्टेस्क्यू हो, कि समाज जो है वो इन 3 मुख्य स्टेजेस को पार करके ही क्या करता है, अपना एवोल्यूशन करता है, मतलब कि अपना उद्विकास करता है। आगे इस पे और चर्चा करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि मॉर्गन और क्या डिफरेंट थे मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से। मॉर्गन ने एक और अलग काम किया था और उन्होंने कहा था कि जो ये सिद्धांतिक जो ये वर्गीकरण में जो परिवर्तन आता है स्टेजेस का, मतलब कि जैसे आप एक चरण से दूसरे चरण पे जाते हैं, सेवेजरी से बार्बरिज्म पे जाते हैं या बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन पे जाते हैं, तो जो ये उछाल आता है आपके उद्विकासीय स्टेज के अंदर, वो कैसे होता है, वो होता है थ्रू टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। वो कैसे होता है, किसी न किसी प्रौद्योगिकी प्रगति की वजह से कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आता है, तभी आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, यानी कि एक चरण से दूसरे चरण में जाते हैं। उन्होंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि यूज ऑफ फायर, बो, पॉटरी वॉज इन दी सेवेज पीरियड, मतलब कि जो सेवेजरी का जो पीरियड था, जिसे हम कहते हैं वन्य व्यवस्था, उस पीरियड में हम क्या करते थे, हम आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे, हम धनुष बाण का इस्तेमाल करना सीख चुके थे, हम पॉटरी बनाना यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना हम सीख चुके थे। और हम उस स्थिति में से बर्बरता की स्थिति में तब आते हैं जब हम पशुपालन करना सीखते हैं और जब हम कृषि करना सीखते हैं। जब हम कृषि करना सीखे, जब हम पशुपालन करना सीखे, जब हम धातु शिल्प यानी मेटल वर्किंग सीखे, मेटलर्जी सीखे, तब जाकर के हम किस पे आए, बर्बरता पे आए। और अंत में सभ्यता आई, मतलब कि सिविलाइजेशन आई। और सिविलाइजेशन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा स्क्रिप्ट एंड राइटिंग, अल्फाबेट एंड राइटिंग, मतलब कि हमने भाषा को बनाया और भाषा को एक लिखित स्वरूप दिया, मतलब कि लेखन और वर्णमाला का आगमन हुआ। बोलते हम पहले भी थे, बट उसको वर्णमाला और लेखन में लाते हुए ही हम सभ्यता की ओर बढ़ पाए। तो मॉर्गन का जो ये कंट्रीब्यूशन है एवोल्यूशन पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ही मेन कारण है, यानी कि प्रौद्योगिकी में प्रगति ही मेन मुख्य कारण है किसी एक चरण से दूसरे चरण में आने का, यानी कि किसी एक चरण से दूसरे चरण में उद्विकास होने का। ये उनका एक इम्पॉर्टेंट योगदान है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता होगा कि फ्रेडरिक एंगल्स ने भी उनके
जो ये थ्योरीज थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट, उनकी बुक के अंदर उन्होंने मॉर्गन की थ्योरीज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जो मॉर्गन था, उनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और इकोनॉमिक फैक्टर्स को, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को अपनी थ्योरी के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। अब आगे बात करते हैं एक और प्रमुख विचारक उस समय के, एडवर्ड बर्नट टाइलर का, सर ईबी टाइलर। सर ईबी टाइलर जो थे वो भी लेट 19th सेंचुरी में, मतलब ये दोनों ही 19th सेंचुरी में ही काम कर रहे थे मॉर्गन अमेरिका के ऊपर, और टाइलर जो थे वो काम कर रहे थे इंग्लैंड में। उनको कहा जाता है, अगेन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की एक सीट स्थापित करी थी और वो फर्स्ट ब्रिटिश प्रोफेसर थे एंथ्रोपोलॉजी के, और इसीलिए उनको फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। अब उनकी जो सबसे फेमस कृति है वो है प्रिमिटिव कल्चर। उनका सबसे फेमस काम जो है वो प्रिमिटिव कल्चर है। उनकी हम सब ने, जो भी एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी डेफिनेशन ऑफ कल्चर हम सब ने पढ़ी है। हम सब ने उनकी डेफिनेशन ऑफ कल्चर पढ़ी है, जहाँ पे वो कहते हैं कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल। वो बात करते हैं कि कल्चर जो है वो एक जटिल समग्र है, और इस जटिल समग्र के अंदर नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, कस्टम्स यानी कि ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रिवाज और कोई भी क्षमता जो कि मनुष्य ने समाज के सदस्य के रूप में अर्जित की है, वो शामिल है। तो मतलब संस्कृति क्या है? एक जटिल समग्र, जिसमें हमने जो भी क्षमता समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करी है वो शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं उनके उद्विकासीय सिद्धांत के ऊपर। अब मॉर्गन का हमने देख लिया कि उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, समाज को 3 वर्गों में बांटा, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, और उन्होंने कहा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट यानी कि प्रौद्योगिकी में तरक्की ही कारण है सोशल एवोल्यूशन का या सामाजिक उद्विकास का। टाइलर ने जो प्रस्तुत किया वो था यूनिलीनियर यूनिवर्सल एवोल्यूशन, एक रूपी सार्वभौमिक विकास। उन्होंने कहा कि जो उद्विकास है वो कैसे होता है? एक रूपी सार्वभौमिक उद्विकास होता है, मतलब कि पूरे दुनिया में सार्वभौमिक रूप के ऊपर यूनिलीनियर डायरेक्शन में उद्विकास होता है। एक ही लाइन में हर समाज पास करता है 3 स्टेजेस को, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने सजेस्ट करी थी, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। मतलब कि इन्होंने स्ट्रेस किस चीज पे किया? यूनिलीनियर एवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने स्ट्रेस किया। और इन्होंने भी किसके कॉन्सेप्ट को उठाया? इन्होंने भी मॉन्टेस्क्यू के कॉन्सेप्ट को उठाया, जिसमें समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो ये बात है जो इनकी और मॉन्टेस्क्यू की कॉमन रहती है। अब जो इनके प्रिंसिपल थे जिसपे इन्होंने बेस्ड किया इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, वो क्या थे? प्रिंसिपल ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इन्होंने कहा कि जो पैरेलल एवोल्यूशन होता है, इन्होंने कहा कि जितने भी समाज हैं इस दुनिया में वो सब एक रूपी उद्विकास को हासिल करते हैं, मतलब कि दे ऑल गेट इवॉल्व्ड फॉलोइंग अ यूनिलीनियर डायरेक्शन। अब जब इनसे पूछा गया कि कैसे वो सब एक ही जो है यूनिलीनियर डायरेक्शन में ही उद्विकास कैसे होता है, उनका एक रूपी उद्विकास कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ प्रिंसिपल बिहाइंड इट विच इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। उनका ये मानना था कि जो मानव हैं उनके अंदर एक मानसिक एकता है। उन्होंने मानसिक एकता के सिद्धांत यानी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड पर आधारित किया अपने संस्कृति उद्विकास को, अपने कल्चरल एवोल्यूशन को उन्होंने किस पे बेस्ड किया? मानवता की मानसिक एकता पे। He was of the belief that human beings are born with similar psychological capabilities. उनका मानना था कि जितने भी मनुष्य इस जीवन इस धरा पे, वो सबको समान मानसिक क्षमताओं
के साथ जन्म मिलता है और जिनकी सोच की प्रक्रिया भी एक जैसी होती है, मतलब सारे मनुष्यों की जो सोच की प्रक्रिया होती है वो एक जैसी होती है। इसीलिए जो सामाजिक उद्विकास है वो एक दिशा में या समान दिशा में पॉसिबल है। ठीक है, तो इस बात से आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि टायलर ने अपना यूनिलीनियर यूनिवर्सल एवोल्यूशन की जो अवधारणा थी उसको उन्होंने साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानवता की मानसिक एकता की सिद्धांत के ऊपर बेस किया था और इस वजह से जो उनका सिद्धांत था कि देयर इज अ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और सारे जो मनुष्य हैं वो एक तरह की कैपेबिलिटीज लेके पैदा होते हैं और इस वजह से उनका एक दिशा में उद्विकास होता है, इस जो कॉन्सेप्ट को की काफ़ी आलोचनाएं हुई, उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना करी और जो कि सारे बात के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे like Franz Boas, Margaret Mead and other American school, उन्होंने ये जो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल एवोल्यूशन थी बेस्ड ऑन साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इसको बहुत आलोचनाएं करी और इनका ये मानना था कि जो उद्विकास है वो होता है, सबका मान्यता होता है और पर वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। उनका ये मानना था कि उद्विकास कभी भी सार्वभौमिक नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होता और यूनिलीनियर नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स थे जिन पे एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली ईबी टायलर का क्रिटिसिज्म हुआ था। दूसरा जो मुख्य कारण था उनका क्रिटिसिज्म होने का वो ये था कि ये जो ज़्यादातर इस दौर के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते थे, मतलब कि जो डेटा जिनके ऊपर वो थ्योरी पोस्टुलेट करते थे, मतलब जो उनका डेटा था वो क्या होता था, वो सेकेंडरी सोर्सेज पे बेस्ड होता था, वो द्वितीयक डेटा होता था, मतलब कि वो जाकर के दूसरों के किताबें, दूसरों के काम, दूसरों के ट्रैवलॉग पढ़ते थे और उसके ऊपर वो थ्योरी यानी कि चिंतन करते थे। आगे बढ़ते हैं और न्यू एवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं। न्यू एवोल्यूशनिज्म में कुछ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे 20th सेंचुरी के, जैसे लेस्ली ए वाइट, जूलियन एच स्टीवर्ट। इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अटेम्प्ट किया कि जो क्लासिकल एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट थे उनकी जो भी गलतियां रही थी या जहाँ जहाँ पे भी वो फेल हुए थे उसको हम इनकॉर्पोरेट करके एक नई मेथडोलॉजी प्रस्तुत करें जो कि एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभववाद के ऊपर बेस्ड हो और एक रैशनल तरीका अपनाएं जो कि सभी लोग सहमत हों जिस पे कि हाँ एवोल्यूशन होता है और ये जो तरीका है ये तर्क संगत तरीका सभी के समझ में आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेस्ली ए वाइट की। लेस्ली ए वाइट ने कहा कि टायलर बिल्कुल सही थे हर मामले में, बट उनकी मेथडोलॉजी गलत थी। उन्होंने कहा कि एनर्जी is the key component which human being learn to harness in the course of human evolution. उन्होंने कहा था कि संस्कृति का जो उद्विकास है वो हमारी शक्ति पे डेवलप करता है कि हम कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा को हार्नेस कर सकते हैं। उसकी जो हमारी शक्ति है उसके ऊपर जो उद्विकास का सिद्धांत है वो बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। उनका ये कहना था कि जब अर्लियर स्टेजेस थी तो हम क्या करते थे, हम एनर्जी यानी कि जो हमारी एनर्जी रहती थी उसको, ऊर्जा को हम प्राकृतिक संसाधनों से हार्नेस करते थे। प्राकृतिक संसाधनों से हम ऊर्जा लेते थे, जैसे जल, वायु और अग्नि, इनसे ही हमें ऊर्जा मिलती थी। धीरे धीरे हम पशुपालन करने लगे और हम खेती करने लगे और फिर हमने पहिए का आविष्कार किया और इस वजह से हमारा जो एनर्जी कन्वर्जन था यानी कि ऊर्जा रूपांतरण था कि हम जो एनर्जी कन्वर्ट कर रहे थे उसमें विकास होना शुरू हुआ, वो हमारी कैपेसिटी बढ़ती गई और इस वजह से संस्कृति का विकास हुआ। लेस्ली वाइट के जीवन में
के सिद्धांत में भौतिक पहलुओं पर अत्यधिक बल दिया गया था। उन्होंने क्या किया था? भौतिक पहलुओं को अत्यधिक बल दिया था कि जैसे जैसे समाज में हम जो ऊर्जा था उसका संग्रहण करते रहे और ये बढ़ता गया ऊर्जा का संग्रहण, वैसे वैसे सामाजिक उद्विकास होने लगा। और ये बहुत ही एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको काफ़ी लोगों ने अपनाया भी, और अगर क्रिटिसिज्म हुआ भी तो वो उनका सीधे तौर पे नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जूलियन स्टीवर्ट की। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इकोलॉजी, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और उनके जो एवोल्यूशन को नाम दिया गया मल्टीलीनियर एवोल्यूशन का। जो उनकी जो संस्कृति की अवधारणा थी उसमें उन्होंने कहा कि संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड पेरिफेरल सिस्टम्स। उन्होंने कहा संस्कृति का एक हिस्सा है प्रौद्योगिक आर्थिक प्रणाली और दूसरा हिस्सा है परिधि संस्कृति यानी पेरिफेरल कल्चर। संस्कृति के कोर में पर्यावरण है, और इन दोनों हिस्सों में यानी कि प्रौद्योगिकी आर्थिक प्रणाली और परिधि संस्कृति में एक विरोधाभास है, एक डायलेक्टिकल जो परस्यूट्स हैं, और इसी वजह से सांस्कृतिक पारिस्थितिकी यानी कल्चरल इकोलॉजी का स्थापित होती है। और जो ये डिफरेंस है, हर एक सोसाइटी का जो है एनवायरनमेंट डिफरेंट है क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब में सिचुएटेड है, और हर एक सोसाइटी का जो कल्चरल पेरिफेरल एरिया है वो डिफरेंट है। इसी वजह से जो एवोल्यूशन होता है वो यूनिलीनियर ना होकर के मल्टीलीनियर होता है। विकास का जो मोड होता है वो कैसा होता है? मल्टीलीनियर होता है। ये कहना था जूलियन एच स्टीवर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रसारवाद की, डिफ्यूजनिज्म की। अब डिफ्यूजनिज्म का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म interpreted the growth of culture in terms of cultural similarities, mutual contact, cultural cradle, culture area, culture crisis। ये जो टर्म्स अभी हमने बात करी जिनकी, वो सारे टर्म्स हमें प्रसारवाद के सिद्धांत में सुनने को मिलते हैं। प्रसारवाद का जो सिद्धांत है वो संस्कृति की व्याख्या सांस्कृतिक समानताएं यानी कल्चरल सिमिलैरिटीज, आपसी संपर्क यानी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, सांस्कृतिक पालना यानी कल्चरल क्रैडल, सांस्कृतिक क्षेत्र यानी कल्चर एरिया, एंड कल्चर क्राइस यानी कि कल्चर सर्कल के रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत कर। अब इस स्कूल का कहना है कल्चर हैज ग्रोन इन कोर्स ऑफ हिस्ट्री नॉट बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन बट बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर ड्यू टू माइग्रेशन एंड म्यूचुअल कॉन्टैक्ट। इनका कहना है कि जो संस्कृति का आप जो ग्रोथ देख रहे हैं, वो जो ग्रोथ है वो एवोल्यूशन की वजह से नहीं हुई है, मतलब उद्विकास की वजह से नहीं हुई है। ये ग्रोथ हुई है माइग्रेशन और म्यूचुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हुए कल्चरल ट्रांसमिशन की वजह से। मतलब कि जो प्रसारवादी थे उन्होंने एकल रेखीय विकासवाद यानी कि यूनिलीनियर एवोल्यूशन के सिद्धांत का विरोध किया और कहा सांस्कृतिक लक्षणों के भौगोलिक वितरण होते हैं यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन संस्कृति का कैसे होता है? प्रवासन यानी कि माइग्रेशन की वजह से, और म्यूचुअल कॉन्टैक्ट जो माइग्रेशन की वजह से होता है उसकी वजह से। उन्होंने कहा कि संस्कृतियां अनेक ऐतिहासिक घटनाओं और उत्पत्तियों के साथ एक पैचवर्क की तरह मिलकर बनती हैं। जैसे जैसे कुछ घटनाएं होती रहती हैं, कुछ उत्पत्तियां होती रहती हैं, कुछ प्रवासन यानी माइग्रेशन होते रहते हैं, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट होते रहते हैं, वैसे वैसे संस्कृतियां बनती रहती हैं और एक पैचवर्क एक ये बना करके उभरती। प्रसारवादियों के अनुसार संस्कृति के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यानी कि सांस्कृतिक
परिसर होते हैं, कल्चर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। विभिन्न समयों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विकसित होते रहते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस, और बाद में मुख्य रूप से प्रवासन के कारण यानी कि माइग्रेशन के कारण अन्य हिस्सों में फैलते जाते हैं। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि संस्कृति का विकास इतिहास के दौरान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह एक प्राकृतिक विकास था, बल्कि यह संस्कृति के आदान प्रदान और प्रवासन के कारण हुआ। मतलब कि इतिहास से इसका लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है प्रवासन के दौरान हुए आदान प्रदान यानी म्यूचुअल कांटेक्ट और माइग्रेशन की वजह से हुए आदान प्रदान की वजह से। आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर डिफ्यूजनिज्म यानी कि प्रसारवाद के सिद्धांत में दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है कल्चर ट्रेट और दूसरा होता है कल्चर कॉम्प्लेक्स। कल्चर कॉम्प्लेक्स अभी हमने बात करी है कि ये संस्कृति क्षेत्र में जुड़े हुए सांस्कृतिक लक्षणों का एक जैविक रूप है। मतलब कि ये एक कॉम्प्लेक्स है पूरे ही सांस्कृतिक लक्षणों का, जो कि जैविक मतलब कि लिविंग थिंग है। जैसे कि पूर्वी अफ्रीका में संस्कृतियों में पशुधन परिसर कैटल कॉम्प्लेक्स प्रसार के दौरान संस्कृति परिसर के लक्षण आमतौर पर एक साथ जुड़ते हैं। यह लक्षण आमतौर पर एक दूसरे को तार्किक रूप से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिकली द कल्चर कॉम्प्लेक्स द traits of the culture are related with each other in a particular area। जो डिफ्यूजन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लोग माइग्रेट करके जाते हैं। जैसे कि एक कैटल कॉम्प्लेक्स जो कि ईस्ट अफ्रीकन कल्चर्स में हमें देखने को मिलता है। अब एक परिधि के अंदर ही ये प्रसारवाद हो सकता है, और जब ये एक परिधि के अंदर होता है तो ये कैटल कॉम्प्लेक्स को बना सकता है कि ऐसे लोगों का एक संस्कृति जो फैली हुई है एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में, और जिसमें क्या देखा जा रहा है कि वो पशुपालक है। दूसरी तरह से उन्होंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे हमने नाम दिया कैटल कॉम्प्लेक्स, या ऐसी सभ्यताएं जो कि पशुपालन पर आधारित हैं। अब इन सभ्यताओं के अंदर जो कल्चर ट्रेट्स होंगे वो एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कल्चर ट्रेट होते क्या हैं। तो कल्चर ट्रेट क्या है? दे आर दी सिंपलेस्ट बेसिक फर्दर अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी, इनडिविजिबल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। तो कल्चर ट्रेट क्या है? ये सबसे छोटे, सबसे सरल और बुनियादी इकाई हैं जिनका फर्दर डिवीजन यानी कि जिनका पुनः डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जिसमें किसी संस्कृति का विश्लेषण किया जा सकता है। और इन जो बुनियादी इकाई हैं इनसे क्या हो सकता है? किसी भी संस्कृति का विश्लेषण कर सकते हैं। और यही सारे जो ट्रेट्स हैं वो एक ग्रुप बना करके क्या बनाते हैं? कल्चर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अभी हमने बात करी, कल्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कल्चर कैन बी नेम्ड एज कैटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये दोनों जो कंसेप्ट है कल्चर ट्रेट और कल्चर कॉम्प्लेक्स का, ये बहुत ही जुड़े हुए हैं प्रसारवाद के सिद्धांत से, और यही कहते हैं कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में, एक जो भौगोलिक एरिया में जो वितरण है, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कल्चर ट्रेट्स का, वो एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सांस्कृतिक लक्षण जो हैं वो आपको एक भौगोलिक एरिया में एक जैसे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रवासन की वजह से और आदान प्रदान की वजह से वो फैले हुए हैं एक ही भौगोलिक क्षेत्र में। और उस भौगोलिक क्षेत्र में वो कैसे फैले हैं? प्रसारवाद की वजह से, ना कि उद्विकास की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे प्रसारवादी उद्विकासवादियों से फर्क है। अब प्रसारवाद में 3 मुख्य स्कूल हैं, जो है पहला स्कूल है ब्रिटिश प्रसारवादी स्कूल, दूसरा स्कूल है जर्मन प्रसारवादी स्कूल, और तीसरा स्कूल है अमेरिकन प्रसारवादी स्कूल। अब इन तीनों स्कूलों में अंतर क्या है कि ये
तीन स्थान के ऊपर बेस्ड हैं, जो ब्रिटेन में लोग बैठ कर के डिफ्यूजनिज्म के ऊपर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे या लिख रहे थे या डेटा कलेक्ट कर रहे थे वो लोग, जर्मनी में जो कर रहे थे वो, और अमेरिका में जो कर रहे थे वो। इसी के ऊपर आगे बात करते हैं ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट स्कूल की। अब ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट स्कूल यानी ब्रिटिश प्रसारवादी स्कूल के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो मुख्य लोग थे जो इसमें शामिल थे वो थे ग्राफ्टन इलियट स्मिथ, जी.ई. स्मिथ, W.H.R. रिवर्स एंड विलियम जेम्स पेरी। अब ये तीन विचारक मुख्य थे जिन्होंने क्या किया था, एक हद तक एंशिएंट इजिप्ट को कहा था कल्चरल क्रैडल ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने कहा था कि अब जब हम प्रसारवाद की बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई कल्चर कोर तो लेना ही पड़ेगा, हमें कोई ना कोई तो एक सेंटर लेना पड़ेगा जहां से हम मानते हैं कि प्रसार हुआ कल्चर का। तो इन तीनों का मानना था, वेदर इट इज ग्राफिट इलियट स्मिथ, W.H.R. रिवर्स और विलियम जे पेरी, कि जो कल्चर है उसका प्रसार कहाँ से हुआ, उसका प्रसार हुआ इजिप्ट से। तो इजिप्ट को क्या कहते हैं, संस्कृति का पालना। ये कहते हैं कि इजिप्ट क्या है, ये संस्कृति का पालना है, इट इज द कल्चरल क्रैडल, और यहीं पे जो है वो कल्चर जन्मा सबसे पहले, ये मानना है ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट स्कूल का। और फिर यहाँ से हेलियोसेंट्रिक प्रसार हुआ, मतलब कि एक ऐसा डिफ्यूजन हुआ जो कि चारों दिशाओं में फैला। मतलब इजिप्ट से एक हेलियोसेंट्रिक डिफ्यूजन होता है कल्चर का जो कि चारों दिशाओं में फैलता है। इस बात के मुख्य समर्थक, जैसे कि हमने अभी बताया, जी.ई. स्मिथ, विलियम जे पेरी एंड W.H.R. रिवर्स थे। अब इसमें जो जी.ई. स्मिथ थे वो पायनियर थे इस स्कूल के। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये एडवोकेट किया कि इजिप्ट ही जो है वो संस्कृति का पालना है, और इजिप्ट से ही चारों दिशाओं में हेलियोसेंट्रिक तरीके से जो कल्चर है उसका प्रसार किया गया था। और पेरी जो थे वो इनके अनुयायी थे। उनका ये मानना था कि 4000 BC में ये घटना हुई है, कुछ 4000 BC के दौरान, मतलब बिफोर क्राइस्ट ये घटना हुई है, और कुछ 6000 BC से ये घटना होना शुरू हुई थी। उससे पहले जो था उनका ये मानना था कि उससे पहले अर्थ के अंदर सिर्फ नेचुरल मैन थे, मतलब वो सोशल बीइंग नहीं थे। उनका ये कहना है कि, मतलब ग्राफिट इलियट स्मिथ और पेरी का ये कहना है कि 4000 ईसा पूर्व और 6000 ईसा पूर्व से पहले जो लोग रहे हैं वो क्या है, वो नेचुरल बीइंग नहीं है, वो नेचुरल बीइंग है, वो सामाजिक बीइंग नहीं है। मतलब कि उनका समाजीकरण नहीं हुआ था, उनका सांस्कृतिककरण नहीं हुआ था, उनका सोशलाइजेशन या एनकल्चरेशन नहीं हुआ था उन लोगों का, जो कि इससे पूर्व पाए जाते हैं, क्योंकि यहीं से इजिप्ट का जन्म होता है। आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि उससे पहले जो भी लोग रहते थे वो प्राकृतिक मानव थे, और उसके बाद ही क्या होना शुरू हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि पशुपालन शुरू हुआ। उसके बाद कृषि शुरू हुई, उसके बाद घरों का, समाज का, वस्त्र का, धर्म का, सामाजिक संगठन का, हेरिडिटरी या चीफडम यानी कि विरासत का, विवाह का, या बाकी जो सेरेमनीज हैं ऑफ बरियल एंड एटसेट्रा, उनका जो है शुरुआत इजिप्ट के पैदा होने से या इजिप्ट के जो है आने के ऊपर ही शुरू हुआ। और यहीं से क्या हुआ, आगे सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चर ट्रेड आगे फैले, आगे के जगहों पे फैले, और किस डायरेक्शन में फैले, हेलियोसेंट्रिक डायरेक्शन में फैले। मतलब चारों दिशाओं में वो जो कल्चर ट्रेड थे वो फैले, वो डिफ्यूज हुए, उनका प्रसार हुआ, और यहीं से प्रसारवाद। उन्होंने कहा ये घटना के कहीं 4000 साल पहले
जौ के प्राकृतिक फसल से शुरू हुई। उन्होंने कहा कहीं जौ की प्राकृतिक नेचुरल क्रॉप ऑफ बार्ले शुरू हुआ और वहीं से क्या शुरू हो गया, स्थायी जीवन शैली, सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। अब इसमें यहाँ तक तो ये बहुत सही है कि जब हम एग्रीकल्चर के फेस में आते हैं तभी हम नोमैडिज्म को छोड़ करके सेटल्ड वे ऑफ लाइफ को अपना सकते हैं। मतलब कि खाना बदोशी मानव की तभी छूटती है जब मानव कृषि करना शुरू कर देता है, और कृषि भी कैसी, स्थायी कृषि, जो कि जो सीजनल चेंजेस के हिसाब से करी जाती है, उस कृषि को जब वो करना शुरू कर देता है, इट इज़ नॉट दैट शिफ्टिंग कल्टीवेशन थिंग कि जहाँ पे हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन शुरू कर दिया था कि हम एक जगह पे जाते थे और बीजों का छिड़काव कर देते थे और फिर हम नेचर के भरोसे हो जाते थे, ना हम इरिगेशन कर रहे थे, ना हम प्लाउइंग ऑफ द फील्ड कर रहे थे, और हम क्या करते थे कि रेसिड्यू जो हमारा बचा रहता था उसको हम आग से जला देते थे, पराली को हम आग से जला देते थे। तो ये जो था ये एक तरह से देखा जाए तो कृषि के उद्विकास में हम देख सकते हैं कि स्थायी कृषि जब आ गई तभी स्थायी जीवन शैली भी आई। बट इस बात को G.E. स्मिथ ने किससे जोड़ा है, इन्होंने नाइल वैली से जोड़ा है, और इन्होंने कहा है कि जब नाइल वैली के किनारे नेचुरल क्रॉप, जौ का नेचुरल क्रॉप आ गया, प्राकृतिक फसल आ गई, तब जो है स्थायी जीवन शैली शुरू हुई इस विश्व में। और फिर उसी से खेती और उसके साथ साथ सेडेंटरी लिविंग यानी कि स्थायी निवास शुरू हुआ। और जब ये शुरू हो गया तब क्या हुआ, सामाजिक संगठन यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई तो मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस रूप में आए, मतलब परिवार, समाज, धर्म और विवाह, इस तरह की जो बुनियादी जो इंस्टीट्यूशंस थे वो उन्होंने रूप लेना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे समय के साथ जनसंख्या बढ़ती गई, इसी तरह से कानून आ गया, क्योंकि अब कुछ मसले आने लगे जिन्हें निपटाना पड़ा, और इस वजह से कानून, लीडरशिप, इस तरह की चीज़ें भी धीरे धीरे समाज के अंदर आने लगी। पर इन सभी चीज़ों को संस्कृति के प्रारंभ के रूप में एलियट स्मिथ ने किससे जोड़ा, नाइल वैली और वहाँ पे मिले एक नेचुरल क्रॉप यानी कि जौ की प्राकृतिक फसल से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह जो मैट्रिक्स ऑफ एवोल्यूशन था, जो विकास की गति थी, उसका पालन करते हुए मिस्रवासियों ने पॉटरी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए, बास्केटरी बनाना शुरू कर दी, घरों का निर्माण शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, नगरों का निर्माण शुरू कर दिया, कब्रिस्तान का निर्माण शुरू कर दिया, देवताओं की पूजा शुरू कर दी, और धीरे धीरे देखते हुए एक सभ्यता ने रूप ले लिया। ये उन्होंने, एलियट स्मिथ ने मिस्र के जो है रूप में देखने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जब यही मिस्रवासी दूरस्थ क्षेत्रों में जाने लगे तो संस्कृति का प्रसार हुआ। इन्होंने देखा, एलियट स्मिथ ने ये भी देखा कि जो ये लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स जो कि इजिप्ट में हम पाते हैं, जो स्टोन मॉन्यूमेंट्स, वही मॉन्यूमेंट्स इन्होंने कहीं पे इंग्लैंड में भी नोटिस किए, जिसे हम मेगालिथ्स कहते हैं, और इन्होंने उसको नोटिस करते ही रिलेट कर दिया कि देखो ये जो प्रसार हुआ है ये मिस्र से हुआ है। इसी तरह से इन्होंने काफ़ी चीज़ों को रिलेट किया मिस्र से। अब बात करते हैं W.J. पेरी की। ये अनुयायी थे ग्राफ्टन एलियट स्मिथ के, और इन्होंने स्मिथ के प्रसारवाद स्कूल को सशक्त किया था, और उसमें कोई विशेष इनका थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं और W.H.R. रिवर्स ने क्या किया, उनका क्या योगदान था वो देखते हैं। इनकी बुक आई थी एक हिस्ट्री ऑफ मेलेनेशियन सोसाइटी 1940 में, जहाँ पे इन्होंने थ्योरी ऑफ डी जनरेशन, पतन के सिद्धांत को दिया था, और उन्होंने कहा था कि एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है मेलेनेशन एंड पॉलिनेशन कल्चर्स में, और
एक कॉम्प्लेक्स मतलब कल्चर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। और जो कि क्या उन्होंने कहा कि जिसमें आप देख सकते हैं दैट देयर वर सक्सेसिव वेव्स ऑफ माइग्रेशन। क्या थी कि कुछ एक लहरें थी किसकी, माइग्रेशन की। और जिस वजह से क्या हुआ, जो मूल संस्कृति है, जो ओरिजिनल कल्चर कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत अलग तरह से आवर्तित प्रवास लहरों यानी सक्सेसिव वेव ऑफ माइग्रेशन की वजह से बदल गया है। रिवर्स का जो ये माइग्रेशन का, प्रवासन का, संश्लेषण का और संस्कृतिकरण का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि जो माइग्रेशन है उसकी वजह से क्या हो जाता है, कल्चर का असिमिलेशन हो जाता है और संस्कृतिकरण, असंस्कृतिकरण हो जाता है, यानी कि एकल्चरेशन हो जाता है। मतलब कि जब हम किसी और संस्कृति के कांटेक्ट में आते हैं तो हम अपने जो सांस्कृतिक लक्षण हैं उनको खोने लगते हैं और हम दूसरी संस्कृति के संपर्क में आकर के अपना कल्चर उनके कल्चर के साथ संश्लेषण करने लगते हैं, यानी कि असिमिलेट करने लगते हैं। ये मूल बातें WHR रिवर्स ने अपने सिद्धांत में कही थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसका भी बहुत आलोचनाएं हुई थी इसी वजह से, क्योंकि इलियट स्मिथ और WJ पेरी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था इजिप्ट के ऊपर और उन्होंने कहा था कि इजिप्ट से ही सारे कल्चर का प्रसारवाद हुआ है। अब बात करते हैं जर्मन डिफ्यूजनिस्ट स्कूल की, यानी कि कल्चर सर्कल का जहाँ से कॉन्सेप्ट आया था उसकी। उनका कहना है, जर्मन डिफ्यूजनिस्ट का कहना है कि कल्चर ट्रेट्स और कॉम्प्लेक्सेस दोनों क्या इंडिपेंडेंट रूप से जन्म लेते हैं और वो दोनों बहुत सारे जगहों पे डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं और उस वजह से क्या कल्चर सर्कल देखने को मिलता है, कल्चर सर्कल का जो है देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि जब ये विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र रूप से फैलते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, उसका मुख्य कारण अगेन उन्होंने माइग्रेशन को बताया और इस वजह से एक सर्कल की जो जहाँ पे हम इजिप्ट वाले स्कूल में हम देख रहे थे कि हेलियोसेंट्रिज्म कहा है, यहीं पे इन्होंने इसको कल्चर सर्कल कहा है कि कल्चर सर्कल के रूप में इस तरह से डिफ्यूजन को देखा जा सकता है। अब इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, वो थे फ्रेडरिक रेड्जल, लियो फ्रोबनस एंड फ्रिट्ज ग्रैबनर एंड विलियम स्मिथ। ये सारे लोग इससे टेक्निकली रूप से जुड़े हुए थे। आज के लिए अब हम इसको इसी पे रोकेंगे क्योंकि हमारा समय हो चला है। आप सबसे विदा लेती हूँ। आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।